बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम, इस्लामाबाद स्टूडियो से हारून शीर साहब भी हमारे हमराही मौजूद होंगे। आज प्रोग्राम मुकाबले में हम बात करने वाले हैं ईद के मुताल्लिक़। ईद का है सबको इंतज़ार होता है, मगर एक और अहम मामला इस साल कोरोना का है। कोरोना के मुताल्लिक़ हुकूमत बार बार ये ऐलान करती रही है, ईद उल फितर हो या फिर ईद उल अज़हा, इसके ऊपर भरपूर एहतियात की ज़रूरत है। मगर जो मवेशी मंडियों के हालात हैं, बार बार SOPs पर अमल करने का कहा जा रहा है, मगर ये अमल दरामद कौन कराएगा? अवाम इन SOPs पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि कुर्बानी की ईद गुजरने के बाद, ईद उल अज़हा के गुजरने के बाद मुमकिन है, मुमकिनात में शामिल है कि कोरोना केसेस बढ़ जाएंगे, इसकी किस हद तक तवक्को है, कितना इजाफा हो सकता है, हुकूमत क्या कर रही है, वहां पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा, सिक्योरिटी के लिए जो लोग मामूर किए गए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पर मैं बड़ी तफसील से बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ जब भी ईद आती है, कराची के हवाले से खास तौर पर, और ईद उल फितर के भी हमने हालात देखे, ईद उल अज़हा पर ये हालात हैं कि बारिश का पानी तमाम जगहों पर खड़ा है। वो तमाम जगहें जो मुख्तस की गई थी कुर्बानी के लिए, वहाँ पर भी पानी जमा है। वहाँ की सिविल इंतज़ामिया कोई भी काम नहीं कर सकी, तो नतीजन कराची के अंदर फ़ौज को तलब कर लिया गया है कि वो सिविल इंतज़ामिया की मदद करेगी, सफाई का इंतज़ाम करेगी। तो बिल आखिर फ़ौज नहीं अगर सब कुछ करना है तो सिविल इंतज़ामिया क्या कर रही है, इससे मुताल्लिक़ तफसील से बात होगी। इसके साथ साथ अपोजिशन जो कि ईद के बाद APC बुलाकर हुकूमत के लिए बड़ा कड़ा वक्त शुरू करने वाली थी, मुश्किल वक्त शुरू करने वाली थी, वो APC बनने से पहले ही दम तोड़ गई है। बिल्स की हिमायत के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ GUIFA ने इख्तलाफ शुरू कर दिया और फिर मुतहदा अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया है। तो यानी कि मुतहदा अपोजिशन खुद ही तितर बितर हो गई है। इसके ऊपर भी हारून साहब का तज़िया लेंगे। खुतबा हज के हवाले से खास तौर पे बात होगी, और जो कुछ पाक अफगान बॉर्डर पर हुआ उससे मुतालिक भी हारून साहब का मैं तज़िया हासिल करूंगी। हारून साहब, ईद है और आज है चांद रात। SOPs की तो हम बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत ने भी बड़ा तोहफा दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। हारून साहब, तोहफा आ गया आवाम के लिए। वो तो जाहिर है कि टाइमिंग के मामले में तो इस हुकूमत का कोई जवाब ही नहीं है ना। हर फैसला उस वक्त पे करना है जब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानदेह हो। इस वक्त यानी कराची में पीपल्स पार्टी फंसी हुई थी, सिर्फ कराची नहीं डूब रहा था, उसके साथ पीपल्स पार्टी डूब रही थी, तो उस वक्त ये फैसला कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है ना, उसका एक और पहलू है। एक बात तो यह है कि मैं जहाँ से गुज़र के आया हूँ, मेरे घर के करीब 3 किलोमीटर लंबी एक मार्केट है जो सारी की सारी इलीगल है, इस लिहाज से कि हाउसिंग सोसाइटी ने ब्राइब करके रजिस्ट्रार को और वो रेजिडेंशियल एरिया को मार्केटों में कन्वर्ट कर दिया, और बदनाम ज़माना वो सोसाइटी है जिससे गुज़र के हमें आना पड़ता है। हम लोग तो मीडिया टाउन में रहते हैं, ठीक, और कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि उसका नतीजा क्या है। उसके चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं और उन सब कॉलोनियों के लिए वही एक मेन रोड थी, वहीं से बैरियर टाउन को भी रास्ता जाता है, और बिजली के खंभे ही वो अगर अंडरग्राउंड कर देते, कम से कम इतना ही करते, जो कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं था। ये कोई 3, 4, 5 लाख की आबादी होगी, और एक घर पे अगर 1000 रुपये अदा करने पड़े तो 1 लाख घर होंगे तो ये आसानी से हो सकता था, लेकिन उससे बड़ी मुश्किल से गुजर कर खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ पहुँच गए। अब जहाँ तक कोरोना का मसला है ना जी, वो दुकानें सब खुली हुई हैं। अब ये नहीं मालूम कि वो एरिया पिंडी में आता है पुलिस के एतबार से या इस्लामाबाद में आता है। वो एड्रेस तो इस्लामाबाद का लिखा जाता है, लेकिन ये एरिया असल में बेसिकली पंजाब का है, और वो पंजाब पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है या इस्लामाबाद पुलिस ज़िम्मेदार है। हुकूमत की कोई रिट नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है और कोई नाफिज करने की कोशिश भी नहीं करता। तो पहली फिक्र तो इनको ये होनी चाहिए थी अपने रिट नाफिज करने की। बाकी देखिए, एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने जब से पढ़ा है, मुझ बड़ा एक गहरा असर उसका हुआ, और वो एक हिंदू जर्नलिस्ट ने लिखा है, इंडिया के एक अखबार में, जिसका नाम भी याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे अखबार में छपा है, इफ्तिखार गिलानी साहब ने उसे कोट किया है। पायनियर अखबार है इंडिया का, मिश्रा नाम है उसका, ठीक।
और उसने लिखा है कि उसका एक दोस्त बिलाल श्रीनगर में, उसे किसी वफद के साथ वहाँ जाने का मौका मिला, तो वो जब वो बिलाल से मिल के निकला तो एक खिड़की में से खातून की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आप बिलाल से मिल के आ रहे हैं? मैं उसकी बहन हूँ, फूफीजाद बहन। और उसने कहा, क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा है कि 7 महीने का कर्फ्यू क्या होता है? जब लोग खाने के लिए कुछ ख़रीद न सकें, जब घर से बाहर ना निकल सकें, जब इंटरनेट बंद हो, जब मोबाइल फ़ोन बंद हो, लैंडलाइन बंद हो, जब कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल न ले जा सकें, सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमने तो कभी, और इस पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि इंडिया में ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ यही सलूक होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली। तो उसने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ, मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ तो नहीं की, हम बद्दुआ नहीं करते, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की है, सारी दुनिया खामोश है, कि या अल्लाह इस दुनिया को ये एहसास दिला कि जब सांस लेना दोभर हो जाता है तो फिर इंसानों पर क्या गुजरती है। फिर उसके बाद उसने एक अजीब फ़िक्र कहा। उसने कहा, मुझे 100% यकीन है कि मेरी ये दुआ कबूल की जाएगी। अब मिश्रा ये कहता है कि बार बार उसके जुमले मुझे याद आते हैं और रातों को मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था, ईरान का मुहासरा किया गया, वो तो अब मुश्किल हो गया अमरीकियों के लिए मुहासरा करना। वेनेज़ुएला का मुहासरा किया गया। फ़लस्तीनी मसलसल मुहासरे में रह रहे हैं। और अब 5 अगस्त को जो होने वाला है, खैर उस पर आगे चल के बात करते हैं। इस पे आगे चल के हारून साहब बात करते हैं, आगे चलते हैं इसके ऊपर। इतने जराइम, ये अब जो यानी सूरत अपोजिशन का, आपका सवाल क्या है? हम ईद से मुतालिक और कोरोना से मुतालिक हारून साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए ना, कोरोना का तो ये है, उसमें अब अच्छी खबरें भी आ रही हैं। एक तो ये पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में से एक था, 5 मुल्कों में से एक था जहाँ तेज़ी से कंट्रोल किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन का भी असर हुआ, स्ट्रेटेजी कामयाब रही, शऊर फैला। लेकिन हमने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर, फिर यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन पर, फिर ईद पर, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में उसको फैलाया। वरना पाकिस्तान जो है सफ़े अव्वल के 3 मुल्कों में शामिल हो सकता था जहाँ तेज़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और लोगों ने शऊर का भी दूसरे मरहले में मुजाहरा किया। अब मैं देख के आपको बताया, मैं देख के आ रहा हूँ कि पूरी मार्केट में मास्क किसी ने नहीं पहना हो, अंदर दुकान में किसी ने पहना हो। पहली बात यह है, दुकानें खुली कैसे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपको कानून साजी करनी चाहिए। जो दुकानें खुली हैं, आज का दिन मौजूद है, उनके नंबर नोट करें, कानून साजी करके इन पे 1-1, 2-2, 4-4, 5 लाख रुपए जुर्माने आयद करें। मसलन इस वक्त सुनारे की दुकान किस लिए खुली हुई है? एक नहीं, कई खुली हुई हैं। इस वक्त कौन सोना ख़रीद रहा है रात को 9-10 बजे? तो ये हुकूमत अगर अपनी रिट ही नहीं कायम करती तो फिर तो ये फैलता जाएगा। और ये मंडियों में लीडरों को चाहिए कुछ एहतियात करें। शेख रशीद साहब ने 2 ऊँट ख़रीदे और 4 बकरे ख़रीदे और मास्क पहने बगैर फिरते रहे। जब ये लोग भाई आप कम अज़ कम इतनी एहतियात करें कि लोगों को तस्वीरें तो ना बनाने दें अपनी। सही अपनी तस्वीरें तो ना बनाने दें ना। अच्छा, जब आप तस्वीरें बनाने देंगे और हर वक्त आपको कैमरे के सामने रहने का शौक़ है और वो तस्वीरें और वो सोशल मीडिया पे फिर बहस चलेगी, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग अपने लीडरों के रास्ते पे, जब वो देखते हैं कि भाई लीडर जो इतना अभी वो कोरोना के शिकार रहे हैं, खुदा न करे कि दोबारा हो, और फिर दोबारा मास्क जब लोग अपने लीडरों को इस हाल में देखते हैं, हाँ। तो ठीक। अच्छा हारून साहब, वो खुद कह चुके हैं कि इतनी अजियत मुझे कातिल। हाँ, अच्छा हारून साहब, बहस तो एक और भी है, कुछ और चीजें भी हैं जो इस वक्त मीडिया की ज़िन्नत है, वो है बेचारा कराची शहर। मुझे अफसोस के साथ कराची के साद बेचारे का लफ्ज लगाना पड़ रहा है। कराची के लोग ईद कैसे मनाएंगे? इसमें एक आखिरी बात आपको बता दूं, मैं एक आखिरी बात बता दूं आपको कि फरवरी में ख्याल था कि चीन से वैक्सीन आ जाएगी। अब रूसियों ने ऐलान किया है कि वो ये मुमकिन हो जाएगा सितंबर में। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल हारून साहब, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सितंबर में मुमकिन हो जाएगा। और अगर ये दूसरे मुल्कों को इजाज़त देते हैं तो ये थोड़ा अरसा रह गया कराची। ठीक। देखिए, कराची एक मसला नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि बारिश का पानी खड़ा हो गया, नाले साफ नहीं किए गए। कराची का मसला बहुत पेचीदा है। क्या है? और ये एक दिन में पेचीदा नहीं हुआ, ये 30-35 बरस का है।
इसका एक पहलू ये है कि भुट्टो साहब के ज़माने से लेके अब तक 98% सूबाई बजट कराची से ओरिजिनेट होता है और उस पर 10-15% भी खर्च नहीं होता है। ठीक। बल्दियाती इदारे तबाह कर दिए गए। तमाम सरकारी मुलाजम जो हैं कराची के, वाटर बोर्ड है, म्यूनसिपलिटी है और बाकी भी जितने शहरी इदारे हैं, वो या MQM के कारकुन हैं या पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। सही। जब वो पीपल्स पार्टी के कारकुन है या MQM के कारकुन हैं और इसलिए तनख्वाह लेते हैं कि पार्टी से उनकी वाबस्तगी है, ये फारूक सत्तार के दौर से MQM का सिलसिला शुरू हुआ था और पीपल्स पार्टी का 12 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले भी वो करते थे। कोटा भी अब प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है, यानी पहले तो कोटा ही एक जुल्म था। 40% उनका कोटा है शहरियों का और वो भी जाली डोमिसाइल बना के दही सिंध को दे दिया जाता है। अब भाई दही सिंध को आप उठाएं, उनके तालीमी, उसका तो एक ही हाल है, उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाएं और वहाँ भी पैसा खर्च नहीं हो रहा। आपको पता है इस साल उन्होंने कितना तरक्याती बजट खर्च किया है? बलूचिस्तान ने 74% किया है, पंजाब ने 73% किया है और सिंध ने 69% पख्तूनख्वा ने किया। सिंध ने सिर्फ 39%, 61% पैसा खर्च ही नहीं किया। आपके पास पैसा मौजूद था, आप तो इन पैसों से ये नाले पुख्ता कर सकते थे, ये मसला ही ना पैदा होता और तजावजात हटा सकते थे, उन्हें मुतबादिल जगह दे सकते थे। का मसला हमेशा रहता है हारून साहब, MQM और पीपल्स पार्टी का मसला, इन दोनों की लड़ाई के अंदर कराची के अवाम जो है वो सफर कर रहे हैं। अब फौज चली गई है, फौज ने अगर सब काम करना है तो फिर वहां पर मौजूद सूबाई हुकूमतों का क्या काम है? देखिए फाइनली यही होगा, एक दिन धमाका होगा, एक दिन ये होगा, खुदा खैर। कराची और हैदराबाद के शहरी शायद अपने घरों से निकलने से इनकार कर दें। मतलब ये तजुर्बा सूडान में हो चुका है कि 3-4 दिन 5 दिन लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले थे, तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को जाना पड़ा था, क्या नाम था उनका, मशहूर आदमी थे। और ये अलग बात है कि बाद में मार्शल लगा, लेकिन फिर वैसा मार्शल नहीं लगा, उस तरह की मनमानी नहीं हो सकी जैसी सोशलिस्ट मुल्कों में होती थी कि एक आदमी और चंद आदमी और जो चाहते हैं करते हैं। सही, ठीक है। वो जरदारी साहब के खिलाफ संगजानी वाला मुकदमा जो है वो संजरानी नहीं था, संगजानी वाला मुकदमा भी है। पार्क लेन में 2 साबिक नायब सदर नेशनल बैंक के बाद हम गवाह बन गए हैं और बाकी भी जो वो फेक अकाउंट्स का है, जाली खातों का है, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उनके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो मुफाहमत करें और मुझे पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। अगर तहरीक इंसाफ कुछ करती ही नहीं है या उनके अपोजिशन पीपल्स पार्टी की जो मकामी है या बाकी लोग जिनके करने का ये काम है कुछ करते नहीं, दूसरी बात है, वरना पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अच्छा, लेकिन हारून साहब बिलावल तो बुलाते हैं सईद गनी साहब को और नासिर शाह साहब को, उनसे मुलाकात करते हैं और कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो उनकी खिदमात हैं उसके ऊपर बड़ी उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सिंध तो वो समझती है कि बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये समझ रहे हैं। अच्छा, वो उसको रहमान मलिक को क्यों नहीं बुलाया? कि वो कह रहे हैं मैं उसको बुलाऊंगा, पूछूंगा। 2 दिन गुजर गए, जिसने कहा व्हेन द सन शाइन्स ग्लेशियर्स मेल्ट, वो किसके ईमा पर मिलने के लिए गया था? और ये क्या नौटंकी है जो ये कर रहे हैं APC वाली, उस पर भी बात करें ना। जी जी, इसके ऊपर भी क्या कर रहे हैं? कल तो जमीयत उलमा इस्लाम ने उन पर इज़हार एतमाद किया। काम क्या है जी? काम यह है कि बारिश का पानी आखिर को तो निकलना ही होता है, मगर सीवरेज का और उसका पानी मिल गया है नीचे, ये सब लोग तस्लीम कर रहे हैं। ये सीवरेज पुराना हो चुका, अब क्या होगा? अब हेपेटाइटिस B फैलेगा, वो तो पहले बड़ा है, वो पहले ही बड़ा है वहां पे, और ये इतना बड़ा अलमिया हो सकता है नहीं, बहुत फैल जाएगा। इसलिए कि सब लोग बोतल का पानी थोड़ी पी सकते हैं। वहाँ तो ज़रूरत है। K4 तो चलिए वो कह रहे हैं कि करेंगे, अपना गवर्नर साहब कह रहे हैं, और सफाई का भी चलिए फौज आर्जी तौर पे कर दे, मगर आर्जी तौर पे ये कोई फिर क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? अगर आप तजावजात नहीं हटाते और उन्हें मुतबादिल जगह नहीं देते तो फिर क्या होगा? एक जामे कराची को कम अज़ कम 2-2.5 हज़ार अरब रुपये चाहिए, वो भी एक ऐसी कमेटी के ज़रिए
जो एक पैसा ज़ाया होने ना दे, यानी जो ठेकेदार है उसका मुनाफा तो ज़ाहिर है कोई भी काम करेगा उसका होगा, मगर बहुत स्ट्रिक्ट उसमें करना पड़ेगा। और ये होते हुए जरदारी साहब की हुकूमत के होते हुए कराची का ना मसला हल हो सकता है, ना कोई हैदराबाद का हो सकता है, और दही सिंध का भी नहीं हो सकता। मैं एपीसी के ऊपर आती हूं जब तक इनके खिलाफ लोग उठ के खड़े नहीं होंगे। ठीक, मैं एपीसी के ऊपर आपसे बात करती हूं, मगर एक सवाल अपनी जगह है। लोगों ने, कराची के लोगों ने इमरान खान साहब को, पीटीआई को इसलिए वोट दिया था कि का मसला किसी से हल नहीं हुआ, मगर इमरान खान साहब उसको हल करेंगे। ये जो इक़दामात है हारून साहब, ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो आर्जी है। ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, ये मसला हल हो जाएगा, अगली दफा फिर ये मसला हो जाएगा। तो वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात क्यों नहीं इस्तेमाल करते इसके मुस्तकिल हल के लिए? नहीं, वज़ीर आज़म क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? पैसा उनके पास है। 18वीं तरमीम के बाद ये तो आलमोस्ट कन्फेडरेशन बन चुकी है। पैसा उनके पास है, उसमें बताया आपको 39% खर्च किया उन्होंने, वो पैसा खर्च नहीं करते। वज़ीर आज़म फ़र्ज कीजिए वहाँ गवर्नर राज नाफिज कर देते हैं, उससे एक और हंगामा पैदा होगा, दूसरे मसाइल जन्म लेंगे। ये बुनियादी तौर पर उनके, वैसे तो उनमें भी कोई अपना कोई कराची की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसने भी किसी दानाई का मुजाहरा नहीं किया। इधर उधर की बातें करते हैं, बात बातें दुरुस्त भी करते हैं, लेकिन ये है कि वहाँ मनसब टिकटें किस तरह दी गई और मनसब किस तरह बांटे गए। जो तो कोई दोस्त है खान साहब का जिसके लिए वो नरम गोशा रखते हैं, उसको टिकट दे दिया। उसमें से बाद लोग जो है मुस्तकिल प्रॉब्लम पैदा करते रहते हैं। और जो काम के आदमी हैं, नाम लेकर बात का कहा, मैं दोबारा नहीं लेना चाहता, जो K4 में हेल्प कर सकते थे, और इतनी हेल्प कर सकते थे कि फ़र्ज कीजिए वो मंसूबा 40 अरब का है तो 30 अरब में बन जाता। ठीक, उन्हें तो कोई आगे आने देता नहीं। ये पार्टियों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बड़ी मुसीबत है कि भाई अब फलां साहब जो हैं वो लीडर हैं सूबे में, और फलां साहब पसंदीदा हैं, और फलां वजीर पर। आप मुझे बताइए, अब तक फैसल वाबडा को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए था? दोहरी शहरियत है, एसेट्स का मामला है, बेशुमार चीज़ें हैं, और वो बैठे हुए हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ी, जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो बात होगी एपीसी से मुतालिक। हुकूमत के खिलाफ एपीसी का जो एजेंडा था वो ईद के बाद बड़ा सख्त किस्म का हमारे सामने आने वाला था, मगर हालात ये हैं कि कल ईद है, मगर ईद से पहले ये अपोजिशन खुद ही तितर बितर हो गई। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मैं इसके ऊपर तफसील से बात करूंगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। एपीसी से मुताल्लिक बात करने जा रहे हैं हारून साहब। तो वक्त से पहले अगर कहा जाए कि रंग में भंग पड़ गई है, अब इस एपीसी का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो इस पर हैरत है कि वो एपीसी कर क्यों रहे हैं। अच्छा, पहले तो मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी और नून लीग और ज़ाहिरा अख्तर मंगल भी अब उसमें शामिल है, उनके दरमियान अलग मुलाकातें होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो पार्टियों के अंदर इख्तलाफ है। यानी आप मुझे ये बताइए कि वो पीपल्स नून लीग क्यों चाहेगी तहरीक चले पंजाब में? यानी पीपल्स पार्टी के हर हल्के में अगर 200-400 वोट उन्हें मिलते हैं, 1500-2000 मिलते हैं, तो वोट 10-12-15 हज़ार पे चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि बिलावल साहब उस तहरीक की क़यादत करें। क्या उन्होंने दिल से ये बात कह सकते हैं? यानी पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में आ जाए, अगर रहते, अभी तो खैर कोरोना अभी तो चल नहीं सकती, अगर तहरीक चले फ़र्ज कीजिए अगले साल के मौसम बहार में, तो और पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार मिल जाएं अच्छे ढंग के, क्योंकि टेम्पटेशन तो बहुत होती है रुकन असम्बली बनने की, SHO बनने की टेम्पटेशन इस मुल्क में बहुत होती है, क्योंकि यहाँ तो जो साहिब इख्तियार है उसी की ज़िंदगी है, बाकी आम आदमी जो है तो वो तो खौफ की ज़िंदगी जीता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वो क्यों चाहेंगे? फिर ये है कि जब अंडरस्टैंडिंग नहीं, पीपल्स पार्टी एतजाज़ ऐसे मुसलसल कह रहे हैं कि हमें एतमाद नहीं है इन पर, ये खुफिया मुलाकातें की भी है। एक मुलाकात नून लीग के लीडरों ने, मैं नाम भी आप कहें तो बता देता हूँ, बताइए, अगर शेयर करें तो बड़ी अच्छी बात है। ने तो ऐलानिया की, और शाहिद खाकान, अब्बासी, राना सनाउल्लाह और रियाज सादिक ने भी एक खुफिया मुलाकात की है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ ये है
कि वो अपनी हुकूमत क्यों सिंध के खतरे में डालेंगे। उनकी तो हुकूमत गई तो मुमकिन है, इस दफ़ा गई तो फिर गई, और गिरफ्तार भी हो सकते हैं, और गिरफ्तार तो वो मुकदमात में होंगे जो तकरीबन इस्टेब्लिश हो चुके अपना मुकदमात ऐसे हैं कि फाइल खोलो और बंद कर दो, मुकदमात ऐसे हैं, कोई तहरीक नहीं चल सकती है इल्ला ये। अच्छा, एक मखमसा उनका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने क्या रवैया इख्तियार करना है। एक तरफ वो कहते हैं, अभी बिलावल साहब कह रहे थे मैं देखता हूँ ये कवानीन कैसे पास होते हैं, हाँ। फिर रातों रात क्या हुआ, फिर वो कैसे तैयार हो गए। एक तरफ तो सूरत हाल ये है, और एक तरफ वो कहते हैं सिलेक्टेड वजीर आजम है, किसने सिलेक्ट किया है। फिर आप जुर्रत का मुजाहरा करें, इस मखमसे से नहीं निकल रहे। शहबाज शरीफ साहब भी इसी मखमसे में हैं। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इस वक्त कोई तहरीक न चले, और उस वक्त तहरीक चले जब उनकी साहबजादी वज़ीर आज़म बन सकती हूँ, उससे पहले न चले। ठीक है, लिहाजा तहरीक को कोई आसार नहीं। अलबत्ता ये है जो ये फैटफ के मामले में जो अपोजिशन ने ताबुन किया है, हाँ। बेशक पहले दूसरे नारे लगाते रहे, इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक मुल्की सलामती से है। बिल्कुल। वैसे ये मैं आपको बता दूं, उन्हें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, अच्छा, और कुछ न कुछ उनके साथ नरमी बरती जाएगी। अब वो किस तरह बरती जाएगी मैं नहीं कह सकता, और ये भी मैं कहता हूँ कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप सिंध की हुकूमत से और अपोजिशन से बनानी चाहिए, इसलिए कि ये फैटफ के मामले में अगर फर्ज कीजिए ना होता, ठीक है, तो आपकी हालत क्या होती, आप पे पाबंदियाँ लगती, आप ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चले जाते, तो फिर पहले ही मुल्क के हालात खराब हैं, तो फिर क्या होता। लेकिन हारून साहब इसमें आपको कोई सदाकत नजर आ रही है? का मखमसा ये है, हाँ। एक इमरान खान साहब का मखमसा, वो मखमसा आप शेयर कर लें। साहब का मखमसा ये है कि अगर मैं ये एहतसाब का डंडा उठाए नहीं रखता और इनको डराता धमकाता नहीं हूँ, तो मेरे वर्कर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, हालांकि एहतसाब जारी रखा जा सकता है और वर्किंग रिलेशनशिप उसके साथ बन सकती है। FATF के पे बनी ना वर्किंग रिलेशनशिप, जब जरूरत होती है, एक्सटेंशन पे बनी थी ना, उस वक्त भी ये लोग कुछ, उस वक्त ख्वाजा आसिफ एक मैसेज लेके आए, और बाई दी वे एक बात उस मौजूद से ताल्लुक नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी अफसोसनाक है। असम्बली में उन्होंने कहा कि ये मज़ारों पे बैठ के चंदे लेते हैं, इंशाल्लाह वो डोनेशंस लेते हैं। नहीं, एक मिनट, मैं इसको मुकम्मल करना चाहता हूँ। भाई वो अपनी मर्जी से देते हैं, 100% गलत है। मैं अपने पैसे किसी को देता हूँ, 100% गलत है, मगर वो मेरा या मेरे ख़ानदान का मसला है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है। यानी आप एक तरफ तो इस हद तक चले जाते हैं एक दूसरे, और दूसरी तरफ भी यही हाल है। यानी जब उन्होंने फैटफ पे ताबन कर दिया तो वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। ओ खुदा के बंदो, 2-3 दिन तो सब्र कर लो। उन्होंने एक कौमी काज के लिए अपोजिशन ने आपसे ताबन किया है, हाँ। जिसमें मुल्क की बेहतरी है। 2 दिन चुप नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा शिबली फराज पे अफसोस है कि एक दिन भी खामोश नहीं रह सके। अब वो बस उनकी जॉब ऐसी है ना हारून साहब, उनको बयान तो देना पड़ता है। बाकी जहाँ तक मखमसा इमरान खान साहब का है, उन्हें एहतसाब और ज़ाती इंतकाम में थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए। आपने यकीन दहानियों की बात की कि कुछ ना कुछ यकीन दहानियाँ कराएंगे, इसलिए कवानीन को पास कराने में नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है। तो ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर सहूलतकारी का इल्ज़ाम आ रहा है, इमरान खान साहब की मदद कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए इसको सच समझा जा सकता है? मुमकिन है ऐसा कि वो वाकई ऐसा कर रहे हैं? नहीं, सहूलत कारी के इस मामले में जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है, हाँ। उनका तो कोई एट स्टेक है नहीं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं तो मौलाना फजलुर रहमान को क्या है, और अब्दुल गफूर हैदरी को क्या है, और मौलाना फजलुर रहमान के फर्जंद को क्या है। भाई आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, आप एक बहुत छोटे बरामदात आपके घर, ओ तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान को खुदा ने बचा लिया। कोरोना में 37% इकानमी श्रिंक हुई है अमेरिका की, और इंडिया में 50 करोड़ आदमियों के मिनिमम खते गुर्बत से नीचे जाने का खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान में तो 0.4% श्रिंक हुई है, हम बच गए। लेकिन अगर आप सारी दुनिया से लड़ाई मोल लें, उधर इंडिया लगा हुआ है। अभी जब बात करते हैं उस पर, चमन वाले मसले पे, कि अफगानिस्तान का फ्रंट खुल जाए, तो इन हालात में आप अपोजिशन ने बिल्कुल ठीक किया और बहुत अच्छा किया, इस पे उसे दाद देनी चाहिए।
और इसमें जो पीटीआई ने अगले ही दिन बावेला उनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए, ये कोई मुनासिब हरकत नहीं है। ठीक है, अच्छा आपने इकोनॉमी की बात की हारून साहब, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नो डाउट काम हो रहा है, इमरान खान साहब भी काम कर रहे हैं, नजर भी आ रहा है। तामीराती शोबे के जो उन्होंने मराद दी हैं, आपको लगता है कि वाकई उनके पॉजिटिव किस्म के हमें इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये जो 1370 अरब रुपए कमिट किए हैं, उम्मीद है इसका बड़ा हिस्सा लगेगा, शायद इंडिविजुअल्स इसके अलावा भी पैसा लगाएंगे। अच्छा। इसलिए मैंने आज सारा दिन इस पर गौर किया है कि एक तो ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बेशुमार इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचता है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, और ये लोग मकानों की ज़रूरत भी बहुत सख्त है और हुकूमत बना नहीं सकती, हुकूमत के पास तो वसाइल नहीं है, लेकिन कुछ शरात हैं इकानमी को ठीक करने की। देखिए, तेज़ तरीन तरक्की होती है ज़राअत में। ज़राअत ने इस दफ़ा भी मुल्क को बचा लिया है, ज़राअत में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप तेज़ तरीन तरक्की करना चाहते हैं, आपने 160 अरब रुपए दिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, इतने ही दिए आपने कोरोना में। आप छोटे किसान को इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों नहीं दे सकते? उसका रिटर्न रेट 99% से ज़्यादा होता है। ज़राअत में हो सकता है, उसके लिए बीज हो, उसके लिए पेस्टिसाइड ठीक हो, बाकी चीज़ें उसकी हम वजाहत करते रहते हैं। और जब तक आप इस पुलिस निज़ाम को ठीक नहीं करते और FBR को, आप कोई देर बाद तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं। आधा पैसा तो FBR खा जाती है, आधा, यानी खाने को तो वो 1000 रुपये ही खाते होंगे, मगर उससे नुकसान तो 2-3 हज़ार अरब का और हो जाता है। और ये पुलिस जो मार्केटें बंद नहीं करा सकती, 1091 जजों की कमी है, और कहते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा। ओ भाई, अदल पे पैसा खर्च हो तो इस्तेहकाम आता है, और इस्तेहकाम से तरक्की होती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें यहाँ पे जब इस्तेहकाम ना हो? चीनियों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी डेंग एक्सियोपिंग के कहने पे, जब इस्तेहकाम था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा, उसके दोनों जिम्मेदार है, अपोजिशन भी जिम्मेदार है, इमरान खान साहब भी जिम्मेदार है। इमरान खान साहब पे भी जब बदला लेने का भूत सवार हो जाता है, और किसी ने कहा कि इनके दुश्मनों को तो कम डरना चाहिए, इनके दोस्तों को इनसे ज़्यादा डरना चाहिए। देखिए ना कैसे अनसरमोनियसली उन्हें निकाल दिया। भाई, आपको नहीं रखने चाहिए मुशीरवार से, मुल्क के अंदर बहुत लायक लोग हैं, लेकिन जब रख लिया है तो फिर फ़र्ज़ कीजिए फारग करने का वक्त आता है, तो इस तरह नहीं है कि उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुलाए और कहे जी इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा। और उनसे तो नहीं पूछते आप, परवेज खटक से तो नहीं पूछते, 2.5 साल हो गया उसको बनते हुए। उन्होंने तो बड़ा काम किया ना केपीके के अंदर, उन्होंने केपीके के अंदर बड़ा काम किया उन्होंने। अपने मिनिस्टर से तो नहीं पूछते, नहीं काम किया है। सवाल तो करप्शन ज़ेर बहस है ना, वो तो जब तक क्रॉस द बोर्ड ना हो तो अदल कौन सा अदल होता है? जो जब इंसाफ में ताख़ीर हो, पिक एंड चूज़ हो, वो कौन सा? तरक्की के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इस्तेहकाम के लिए सिविल अदारे ज़रूरी हैं। वो 3 सबसे अहम सिविल अदारे हैं, FBR, पुलिस और अदलिया। इसकी परवाह उन्हें नहीं है। ये हमेशा वो कहते थे हुकूमत में आने से पहले, सीरियसली आने के बाद भी कहा, पहली तकरीर में भी कहा, उसकी तो फिक्र नहीं है। वो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में फैसला किया बहुत अच्छा है, इसके मुस्बत नताइज निकलेंगे, लेकिन ज़रिए इमरजेंसी का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? ज़राअत में बहुत तेज़ी से तरक्की हो सकती है, उसमें आपको करना क्या है? लोगों को सिखाना है अच्छे बीज। आपको मालूम है कि 1 एकड़ में पिस्ता लगाने से, जिसके लिए पाकिस्तान की बहुत सी ज़मीन साजगार है, कितनी आमदन हो सकती है? अप टिल 1 करोड़ रुपीस, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और पाकिस्तान के बहुत से इलाके उसके लिए साजगार हैं। अगर आसान काम इतना है, फिर क्यों नहीं हुकूमत कर रही? आसान कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। देखिए, आपको उसके लिए ज़मीनें पहले देखनी होंगी, फिर उसके पौधे लाने होंगे, फिर उसको बतदरीज बढ़ाना होगा। 2.5 करोड़ दरख्त हैं जंगली जैतून के। वैसे लग रहा है जैतून तो हमारे यहाँ हो रहा है, मैं तो पिस्ता की बात कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ पौधे तो मैं 20 साल से कह रहा हूँ कि जंगली जैतून के उनको पेबंद करें। कोई काम करने से होता है ना। ये तो सारा वक्त सोचते हैं हमारे फवाद साहब या बाबडा साहब या दूसरे लोग, अब शिबली फराज भी उनमें शामिल हो गए, अफसोस होता है।
भाई फिक्रे सोचते रहते हैं सारा दिन अपोजिशन के खिलाफ, अपोजिशन वाले इनके खिलाफ सोचते रहते हैं। ना उनके पास कोई प्लान है ना इनके पास कोई प्लान है। प्लान तो किसी के पास नहीं है। एक दिन कोई प्लान बनाएगा और इन पे मुसल्लत कर देगा। सही। चलिए मैं इस बात के साथ ही ब्रेक की तरफ जाऊं साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो खुतबा हज का जो बयान था उसके ऊपर तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ जो चमन में कोयटा में पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर मामलात पेश आए हैं उसके मुतालिक भी हारून साहब का तज़किया हासिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, ये जो चमन से मुताल्लिक़ बात आगे बढ़ाएंगे, पाक अफगान बॉर्डर पर जो एहतजाज हुआ, जो कुछ भी वहाँ पर हमने सूरत हाल देखी, क्या महसूस कर रहे हैं कि इसके पीछे अनासिर कौन से थे जिनका शिबली फराज साहब भी जिक्र कर रहे थे? ये अनासिर कौन से हैं? अनासर तो उसके पीछे देखिए ना, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है और PTM है, उसमें तो कोई शुबह नहीं। एक कबायली मिजाज के ये लोग हैं, ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उनसे कहा गया कुछ देर के लिए रुक जाएं, 2000 आदमी थे, हम ऊपर से इजाज़त लेते हैं, अपने तौर पे फैसला तो नहीं कर सकते, वो अफ़गानिस्तान तो नहीं है कि वहाँ कोई लोकल की सतह पे फैसला हो जाए। इतना बड़ा फैसला है और उसके लिए कोई तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। एक तो ये कमाल है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ स्पिन बुल्दक उनका कस्बा है। कस्बा क्या है, बस बॉर्डर क्रॉस करें तो वहाँ गाड़ियों की मंडी लगी हुई है, स्मगलिंग के लिए हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। 8-9 बिलियन डॉलर की ओवरऑल आटे समेत और दूसरी चीज़ों समेत स्मगलिंग होती है। चाय वहाँ कोई पीता नहीं है, वो मंगवाते हैं और फिर यहाँ भेज देते हैं। टायर, वहाँ कितने टायर इस्तेमाल होते हैं, कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं अफगानिस्तान में, उससे बहुत ज़्यादा मंगा, और वो बेशुमार चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी चीज़ें। वो उन्होंने क्या किया कि हमला किया, सरकारी दफ्तरों पर कब्ज़ा किया, कंटेनर सेंटर को जला दिया और मारा पीटा लोगों को। और इतला ये मिली थी कि वहाँ टेररिस्ट हैं, अच्छा, जो कार्रवाई करना चाहते, जिसके बाद पाकिस्तान को कुछ करना पड़ा। अब गुजारिश ये है कि यह है मसला इंडिया का। इंडिया है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वो उन्हें मना नहीं कर सकते। इंडिया का मसला क्या है, देखिए 5 अगस्त से वो वहाँ कर्फ्यू लगा रखा है, साल होने को आया, 11 महीने हो गए वहाँ, अपना 11 महीने ज़्यादा हो गए वहाँ कश्मीर में। और अब 5 अगस्त को वो बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख रहे हैं, बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर का संग बुनियाद रख रहे हैं। और हम देखते हैं मीडिया उनका कि वो कह रहे राम मंदिर का, और वो कह रहे हैं कि जी फलां जो है वो भी हम मस्जिद जो है वो भी गलत है और फलां भी गलत है। और एक बुखार में कौम को मुब्तला कर दिया है। और आज तो तुर्की के खिलाफ भी बड़े चीखों पुकार करते रहे, मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है वहाँ पे ये सब। अब वो दो फ्रंट पे वो चाहते हैं, वहाँ जो मर्सनरी हैं अफगानिस्तान में उनके ज़रिए, और PTM का मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें शरीक है। अच्छा, यानी हद है कि आप उस पर, और इससे आगे जाके वो उन्होंने कहा वहाँ अपना चीफ, जो उनका आर्मी चीफ नहीं कहा जाता उसे, क्या उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, कि वो फ़िज़ाइया को अलर्ट कर दिया गया है और जो हमारी कोर्स हैं पाकिस्तानी सरहद पे उन्हें भी अलर्ट कर दिया। क्या आपकी कोर्स हैं? आपकी तो कोई फ़ौज है ही नहीं। फ़ौज इस तरह थोड़ी बनती है। एक नेशनल आर्मी को, एक कबायली माशरे की फ़ौज नेशनल आर्मी नहीं होती है, ना उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर है। फिर उसमें लातादाद लोग हैं, रोज़ उसकी तफसीलात आती रहती हैं, जो मनशियात के आदी हैं, वो क्या लड़ेंगे? अच्छा, वो फ़ौजी पढ़े लिखे थोड़ी हैं, ज़्यादातर लोग तो चिट्टे अनपढ़ हैं, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं है। और क्या वो फ़ौज है, अल्लाह माफ़ करे, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, वो पाकिस्तान आर्मी का क्या मुकाबला करेगी? और कोई ऐसा वाक़या इंशाल्लाह नहीं होगा। बहरहाल इसको हिकमत के साथ सुलझाना चाहिए। अगर कोई एमरजेंसी हो, वहाँ के लोगों की, वहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं रोज़ और वापस जाते हैं बाज़ जगहों पे। जो खारदार तार लगी है उस पर उन्हें सदमा है, क्योंकि स्मगलिंग रुक जाएगी। बिल्कुल। और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्हें फ़ायदा होता था वो नहीं होगा।
इसलिए ये PTM भी उसके खिलाफ है। भाई अपने मुल्क की सरहदें महफूज रखने का हर एक को हक है। अच्छा वो ये इंडिया ये चाहता है कि ये माज खुले उधर, जब वो राम मंदिर के वहाँ संग बुनियाद रखेंगे तो और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ तुर्की में रद्द अमल होगा? जब रुदवान उस पर बात करेगा, तुर्क उस पर बात करेंगे, तो आलम अरब में नहीं होगा, बोस्निया में नहीं होगा, इंडोनेशिया में नहीं होगा, मलेशिया में नहीं होगा, ट्यूनिस में नहीं होगा, कतर में नहीं होगा। अब उन्होंने 5 जहाज खरीद लिए हैं राइफल, और वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई 5 हाइड्रोजन बम हो। हाँ। अच्छा 7 खरीद लिए। आपको पता है पाकिस्तानी पायलट जो है वो तैयारे उड़ाने का तजर्बा रखते हैं, उनकी खूबियों खामियों से खूब वाकिफ़ हैं। F-16 से ज़रा सा वो बेहतर है, लेकिन हमारे पास भी तैयार है और हमारे पायलट और उनके पायलटों का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक ऐसी राह पे इंडिया चल निकला है। एक तो नज़रियाती वो बुखार जो उन्हें चढ़ा हिंदुत्व का, वो अभी एक साहब कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे ये भी बनाया हुआ है, ताजमहल भी उन्हीं का बनाया हुआ है। अभी वो कह रहे हैं कि कोरोना का भी इलाज हो सकता है फलां चीज़ से, जैसे हाँ ये राम मंदिर बन जाएगा, दुआएं मांगी जाएंगी, कोरोना ख़त्म हो जाएगा इंडिया। अच्छा। एक अजीब व गरीब माशरा उन्होंने वो वजूद में लाया। वो शिकस्त, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना घर संभालना चाहिए। अगर हम अपना घर संभालें और ख़ुद शिकनी के इस रास्ते पर न चलें, एक दूसरे से हर वक्त लड़ाई झगड़ा, लड़ाई उतनी रखें जितनी होती है। वो पंजाबी में कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई जितनी चाहे बढ़ा रहे हैं, लड़ाई जितनी है उतनी रखें जिन मामलात पे है, और जहाँ एहतसाब होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है। इंडिया ने खुद को तबाही के रास्ते पर डाल लिया है। वो मुसलमानों की तहकीर और तजलील पर तुले हुए हैं, और वो कोई 2, 4, 10 लाख नहीं है, वो 20-25 करोड़ की तादाद में है। दूसरा ये कि दूसरी अक़लियतें उनके साथ हैं, और जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो शूदर अलग होंगे। इसलिए अलग होंगे कि अपने मंदिरों में उन्हें इबादत करने की तो वो इजाज़त देते नहीं, शादी ब्याह का तो खैर सवाल ही नहीं है, सवाए मजबूरी के कोई करीब नहीं बैठ सकता उनके। तो वो इंडिया तो शिकस्त, और एक वो मुसलमानों ने उन पर हुकूमत अंग्रेज़ों ने भी की, लेकिन मुसलमानों से नफ़रत है। हाँ। और ये नफ़रत का सबक उन्हें पढ़ाया जाता है। मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब से कहा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कभी एक पॉलिटिकल और कल्चरल एजेंडा है। कहने लगे नहीं ये कैसे हो सकता है। कितनी फिल्में बनाई हैं उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, यहाँ भी कोई बनी है, एक आध शायद बनी हो, कभी इसकी इनकरेज नहीं किया जाता। नफरत की आग भड़काने वाले हमेशा उसमें खुद जल मरते हैं, ये बात याद रखिए। ठीक है। हमें अपना घर संवारने की फिक्र करनी चाहिए। ये जो बचगाना हमारा रवैया, नारेबाजी का, लड़ाई झगड़े का, तू मैं का, हर वक्त अपोजिशन भी यही कर रही है, हुकूमत भी यही कर रही है। अच्छा, इससे हमें बाज आना होगा। ठीक है। अच्छा हारून साहब, इंडिया हमारे लिए थ्रेट नहीं है। अफगानिस्तान से वो निकल गया, ईरान से वो निकल गया, इंडिया अब हमारे लिए थ्रेट नहीं है। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं, तो जब खुतबा हज दिया जाता है, दुनिया भर में जहां भी मुसलमान बसते हैं उनके लिए बड़ा ही आसूदगी का बायस होता है जो नकात, जो बयान दिया जाता है। खुतबा हज आपने भी सुना होगा। जी सुना है। उसमें न कोई रोहिंग्या मुसलमानों की बात की के लिए दुआ मांगेगी, दुआ ही मांग लेते और तो क्या कहना था। और न कश्मीरियों के लिए न फ़लस्तीनियों के लिए खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, यानी वो तो लाताल्लुक़ हो गए इससे। और ज़ाहिर है कि वो खुतबा खुद तो नहीं दे सकते, उन्हें जो कहा जाता है वही देते हैं। तो अरबों ने जो रास्ता अपने लिए चुना है, इसके नताइज वो देख लेंगे जब वो इंडिया के साथ इतनी कुर्बत पैदा कर लेंगे और इजराइल के साथ पैदा कर लेंगे। तो 19 में तो पहले ही अरब बहार का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। जब वो ये कुर्बत पैदा कर लेंगे तो एक दिन उन्हें पता चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक दिन उन्हें पता चलेगा कि तुर्कों और पाकिस्तानियों के सिवा उनका कोई दोस्त नहीं, ना अमेरिका उनका दोस्त है, ना यूरोपीय यूनियन उनके वाले उनके हामी हैं, न इंडिया उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। ज़ाहिर है उनके दिल में नफरत है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और वहाँ भी रद्द अमल शुरू हो जाएगा अवामी सतह पर, और ये लोग खसारे में रहेंगे। खुतबा हज में उन मज़लूमों का ज़िक्र न करना जो 11 महीने से घरों में बंद पड़े हुए हैं,
और जो ख़रीदारी नहीं कर सकते, हज़ारों आदमी उठा लिए गए हैं, उनमें छोटे बच्चे और बच्चियां भी शामिल हैं, उनका जिक्र तक न करना। उन्हें खुद ही मालूम होना चाहिए कि इस बारे में जनाब रसूल अकरम का कौल मुबारक क्या है। और रसूल ने कहा कि उम्मत जो है वो जसद वाहिद की तरह है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो सबको पहुँचती है। अगर वो उम्मत से अलग हो रहे हैं तो उसका नतीजा वो देख लेंगे। ईरानियों ने इसका नतीजा देख लिया था और अब आके कहीं वो उनके संभलने के इम्कान पैदा हुए। हालांकि जब खमीनी साहब का इनकलाब आया, इमाम खमीनी हम उन्हें कहते हैं, उसका इनकलाब आया तो सारी दुनिया से तमाम मुसलमान मुल्कों से लोग वहाँ पहुँचे और उन्हें पेशकश की, और उसकी क़यादत एक पाकिस्तानी कर रहा था, और उन्हें पेशकश की कि आपको इंजीनियरों की, डॉक्टरों की, जिस किसी की भी ज़रूरत हो, मगर वो अलग थलग रहे। उसका नतीजा क्या निकला? उन्हें इंडिया पर डिपेंड करना पड़ा और इंडिया ने ठीक वक्त पर उन्हें चीट किया। जब अमेरिका नाराज़ हुआ उन्होंने तेल की ख़रीदारी बंद कर दी और अब चीन उनकी मदद को आया है। सही। तो अरब भी इसका नतीजा देख लेंगे। ठीक है हारून साहब, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है। मैं चाह रही हूँ कि जाते जाते ईद से मुताल्लिक़ अपने तमाम देखने वालों के लिए आपको ये मैसेज अगर दें। देखिए जी, ईद तो जो है वो ईसार का त्यौहार है, कुर्बानी का। वो जनाब रसालत माँ आपकी दुआ है, इन्ना सलाती व नुसकी व नहया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह को नीयत पहुँचती है, खून और गोश्त और हड्डियाँ नहीं पहुँचती। कुरान में लिखा हुआ है किसी की एक नमाज दूसरों की हज़ारों बरस की नमाज पर भारी होगी। अगर आप कोरोना फैलाने के लिए घर से निकलते हैं खुशी खुशी या ख़ुद उसका शिकार होते हैं तो वो रोज़ा क़यामत के लिए अपना जवाब अभी से सोच रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। तमाम मुसलमान दुनिया भर में जहाँ जहाँ बसते हैं, 92 न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बड़ी ईद बहुत मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।